हेलो डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम। डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। तो डाल्टन ने ये बताया था कि जो मैटर है, मैटर के अंदर एक पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल इंडिविजुअल होता है। मतलब जो पार्टिकल मैटर के अंदर होता है हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और जो पार्टिकल था उस पार्टिकल को डाल्टन ने एक स्पेसिफिक नेम दिया था और वो स्पेसिफिक नेम था हमारा एटम। ये इसका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था। बट आगे स्टडी होने के बाद ये भी पता चला था कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल नहीं है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एटम से रिलेटेड जो भी बात थी वो डाल्टन ने ही बताई थी। तो एटम से रिलेटेड फर्स्ट थिंग थी वो ये बताई थी कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद डाल्टन ने ये बताया था कि ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिकल मास। सपोज हमने एक एलिमेंट लिया हमने सोडियम। अब सोडियम लिया, सोडियम के अंदर जितने भी एटम होंगे, इस एटम जो एटम रहेंगे वो सोडियम के ही रहेंगे, मतलब ये सेम हो गए। तो सेम एलिमेंट की मास और प्रॉपर्टी सेम होगी और डिफरेंट एलिमेंट की मास और प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो हमने नेक्स्ट लिया, हमने आयरन लिया। तो आयरन और सोडियम अलग अलग हो गए। तो सोडियम की प्रॉपर्टी, सोडियम के जितने भी एलिमेंट हैं उसके एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी और आयरन के ही साथ सेम होगी। बट सोडियम और आयरन की जो प्रॉपर्टीज होंगी या इनका मास होगा वो डिफरेंट होगा। ये डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट डाल्टन ने बताया था कंपाउंड से रिलेटेड। जब लास्ट क्लास में हम कंपाउंड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने ये बताया था कि when two or more atom of different element combine in a fixed ratio then formation of a compound। तो वो ही डेफिनेशन को आगे ही डाल्टन ने बताया था कि कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो उसमें एक तो टू और मोर एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट किसके होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब वो सेम नहीं होंगे। जैसे जैसे बनाया CO2। CO2 एक कंपाउंड है, तो इसमें कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, मतलब दो इसमें एलिमेंट है बट दो एलिमेंट कैसे हैं, डिफरेंट हैं। और ये जो जब कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने पे इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। यही हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। तो ही वही सेम लाइन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट भी है। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट है वो ये है कि एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टडी कर रहे थे उस टाइम भी ये बताया गया था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास में डिस्कशन हो रहा था मास का, बट यहाँ पे डिस्कशन किसका हो रहा है, एटम का। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं हमारी एटॉमिक थ्योरी, तो उसी को ही बेस लेके डाल्टन्स ने बताया था कि एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये जो हमारा जो ये पोस्टुलेट है, इसी पोस्टुलेट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एटम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। वहां पे उसका लॉस नहीं हो रहा है, मतलब वो ना तो ये क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस पोस्टुलेट को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक लिमिटेशन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। वो लिमिटेशन ये है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये लिमिटेशन है, could not explain could not explain law of gaseous volume, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को इसने एक्सप्लेन किया था। तो एनसीईआरटी में एज सच लाइन लिखा हुआ है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये थी हमारी कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट। इन पोस्टुलेट में कुछ पोस्टुलेट तो हमारे सही हैं, जो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों पोस्टुलेट तो सही थे, मतलब इनका आगे यूज किया गया है। बट हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट है
मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। ये पोस्टुलेट आगे रॉन्ग हुआ था, क्योंकि आगे जब हम एटम के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि एटम इंडिविजुअल नहीं होता है, मतलब उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो ये जो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था, इसको आगे रॉन्ग बताया गया था। इसकी स्टडी हम आगे की क्लासेस में करेंगे। इसके बाद हम अभी हम एटम से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद हमें एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एन एटम, मतलब कोई एक एटम है, उसका मास कितना है, उसका वेट कितना है, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम। एटम, तो अभी हमने देखा है कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। इंडिविजुअल पार्टिकल है मतलब वो बहुत छोटा है, हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब हमारा एटम बहुत छोटा है तो उसका मास भी छोटा होगा, मतलब हमारा जो पूरा एटॉमिक मास आ रहा है वो भी छोटा होगा। मतलब हम इसको इजिली नहीं निकाल सकते हैं। तो जो एटॉमिक मास स्टार्टिंग में निकाला गया था वो कार्बन 12 को बेस रख के निकाला गया था। तो इट इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। इट इज बेस्ड ऑन कार्बन 12। तो जो हमारा एटॉमिक मास था वो मतलब वन एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू 112 मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब जो एटॉमिक मास था वो कार्बन एटम का 1/12 हिस्सा था। ये लाइन का मीनिंग ये है। तो मास एग्जैक्टली इक्वल टू 112 मास ऑफ एन वन कार्बन एटम। मतलब सबसे पहले एक कार्बन एटम का मास निकाला गया, और एक कार्बन एटम का के मास के 1/12 हिस्सा जो आया था वो हमारा था एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे तो एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला डिराइव किया गया था। वो फॉर्मूला ये था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 112 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो जो यहाँ पे ये जो टर्म है 112 ऑफ मास ऑफ C12 एटम, ये इक्वल होती थी हमारे 1 AMU के। और 1 AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। वैसे देखा जाए तो एटॉमिक मास तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन जब हम एटॉमिक मास को कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो उसके लिए हमें 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, इस टर्म का यूज करते हैं। तो 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू निकल के आई थी हमारी 1 AMU की। ये इंपॉर्टेंट है 1 AMU की वैल्यू, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ ली जाती है। तो अभी अभी तो हमने बताया कि एटॉमिक मास की यूनिट नहीं होती है, लेकिन जब हम कार्बन 12 को बेस रख के एटॉमिक मास को निकालते हैं, तो हमें जो वैल्यू आती है वो हमें AMU के फॉर्म में लिखनी पड़ती है। इसका मतलब है कि मास ऑफ वन, जब भी हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, तो जो हमें यूनिट लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1 AMU या AMU। और अगर हम 1 मोल का मास निकाल रहे हैं, तो जब भी 1 मोल का मास फाइंड किया जाएगा तो उसमें यूनिट हम यूज करेंगे ग्राम। ये आगे 1 मोल क्या है, अभी कुछ टाइम में ही हम मोल मोल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि ये 1 मोल क्या है। तो ये यहाँ पे एटॉमिक मास के लिए ये दो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो टर्म है कि जब भी हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो हम यूनिट रखेंगे AMU, और अगर हम 1 मोल का मास फाइंड करेंगे तो यूनिट हम रखेंगे ग्राम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बाकी आगे एटॉमिक मास को डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। जनरली एटॉमिक मास जो है वो डबल होता है, मतलब एटॉमिक नंबर से डबल होता है। ये आगे आगे की क्लास में हम इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और वैसे भी क्लास 9th में एटॉमिक नंबर 1 to 20 के एटॉमिक मास तो सबको सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे इनकी नीड होती है, तो सबको ही इतना तो आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास नाम से पता चल रहा है, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का मास, तो इसका ये हो जाएगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट का हम मास को सम कर दें तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे CH4 का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो कार्बन का कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो ये आ जाएगा 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अगर अगर ये हमें 1 एटम का फाइंड करना है, अभी यहाँ पे मेंशन तो है नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है कि 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे जो यूनिट लगाएंगे वो AMU लगाएंगे। ये आएगा AMU, किसका आएगा, 1 एटम का आएगा। और अगर हमें यहाँ वैल्यू तो सेम आएगी, वैल्यू में चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो हमारी 16 आएगी, बस चेंजेस आएगा हमारी यूनिट में। और अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है 1 मोल का, तो 1 मोल का जो निकाला जाता है उसकी यूनिट हो जाती है ग्राम, तो यहाँ पे यूनिट में चेंजेस आ जाएगा। सेम इसी टाइप से अगर हमें H2O का फाइंड करना है, H2O के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 18। सेम यहाँ पे यूनिट जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे अपनी यूनिट को मेंशन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो रिलेटेड होता है, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब और जैसे आयनिक कंपाउंड है, तो जो फॉर्मूला मास ये होता है ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, तो फॉर्मूला मास जैसे सम सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो सोडियम क्लोराइड का जब भी हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो वहां पे टर्म एटॉमिक मास यूज ना करके टर्म हम यूज करते हैं फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड। या फिर 3D, मतलब कोई भी कंपाउंड है जिनकी स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में होती है, उन सबका जब मास फाइंड किया जाता है तो वहां पे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज नहीं किया जाता है, वहां पे टर्म यूज किया जाता है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मास हो गया हमारा आयोनिक कंपाउंड के लिए। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सब में फॉर्मूला मास टर्म का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिसके नाम से ये चैप्टर बेस्ड होता है, तो वो हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल क्या है, मोल एक टाइप का नंबर है। तो वो नंबर ये है, ये नंबर मतलब जो टर्म है मोल, ये दिया था एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने। तो मोल गिवन बाय एवोगैड्रो। तो जैसे हम डजन का मतलब होता है 12, वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23। मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 मोल की वैल्यू है। जैसे एक डजन की वैल्यू होती है 12, उसी टाइप से 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। और ये जो वैल्यू दी थी वो साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने दी थी। तो उसी, ये जो नंबर है, एवोगैड्रो ने अपने नाम के ही बेसिस पर ये नंबर को एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट नाम दिया था। तो मोल की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज द अमाउंट विच कंटेन 6.022 into 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल या आयन। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 मोल जो हमने वैल्यू लिखी, अब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए थे, वो फॉर्मूले हैं ये
फर्स्ट फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, इसमें 3 फॉर्मूला थे। फर्स्ट है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। इसमें ये है, और नंबर ऑफ मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट का मतलब है कि जो वेट हमें दिया है, मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जिसके हमें मोल फाइंड करने हैं, तो उसके मोल क्वेश्चन में गिवन होंगे, उसको हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का ये था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर का, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का थर्ड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट HTP। ये 3 फॉर्मूले जो हैं, इनकी हेल्प से हम किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला है, ये सॉलिड एंड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। बट जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस, मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो हम ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओनली फॉर गैस। बट अगर कोई हमें सॉलिड या लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, वो तब हम ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किसके, मतलब अगर हमें वेट दिया है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो हम ये सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में हमें किसी गैस के नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है तो हम ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन 3 फॉर्मूला के बेसिस पर हम किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं।